Welcome all the viewers. आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट्सएप पर जो सारे प्रश्न जमा हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का आज उत्तर दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, संतोष कुमार मधुबनी, ये लिखते हैं, संतोष कुमार मधुबनी से लिखते हैं, मेरे ग्रैंडफादर 25 साल पहले 10 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किए थे, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ था। अभी तक दादा के नाम पे जमाबंदी है। प्रश्न करते हैं, आपसी बंटवारा करके जमाबंदी कायम करा सकते हैं? जरूर करा सकते हैं। अगर दादाजी नहीं हैं, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तो उनके कितने लड़के हैं, यानी कि आपके पिताजी कितने भाई हैं, तो भाइयों के बीच में बंटवारा अगर हुआ है तो बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज हो सकता है। अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो बंटवारा का सहमति से सब मिल करके चार्ट बना लीजिए और बंटवारा के चार्ट के साथ अंचल अधिकारी को आवेदन दे दीजिए कि हम लोग इस हिसाब से बंट गए हैं और हम लोग के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कर दिया जाए, यानी कि म्यूटेशन। अब कहते हैं रजिस्ट्री हुआ है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? आप रजिस्ट्री हुआ है, आपके दादाजी रजिस्ट्री किसी को बेच दिए हैं, भेग सब लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आप सीधे लिखते केवाला की है या सेल डीड की है या विक्रय पत्र की है या रजिस्टर्ड से, आधा हिंदी लिखिए आधा अंग्रेजी लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि जो समझ में आवे, या शुद्ध हिंदी लिखिए या शुद्ध अंग्रेजी लिखिए। अगर आपके दादाजी ने किसी व्यक्ति को जमीन बेच दिया है, 10 कट्ठा जमीन आपको था, आप कहते हैं 25 साल पहले 10 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किए थे, तो 10 कट्ठा जमीन जब रजिस्ट्री कर दिए तो यानी कि बेच दिए। अब बेच दिए, जो आदमी खरीदा उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो आज भी दाखिल खारिज करा सकता है। अगर बेच दिए, उस व्यक्ति का कब्जा नहीं हुआ और न दाखिल खारिज हुआ, तो आप ही के कब्जा में रह गया, तो इसका माने वो सेल डीड इनऑपरेटिव हो गया, उसका कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वो काम में नहीं आया। अगर ऐसा है कि आपके दादाजी अगर रजिस्ट्री कराए, अगर आपके दादाजी 10 कट्ठा खरीदे हैं और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप दाखिल खारिज का आवेदन दे सकते हैं। जिसके नाम से पहले से जमाबंदी था, अगर उसी व्यक्ति से खरीदे हैं तो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं। दादा का नाम, अगर दादाजी है तो दादाजी देंगे, अगर दादाजी जीवित नहीं हैं तो आप उनके बेटा या पोता के हैसियत से दे सकते हैं। तो सबसे पहले सेल डीड के हिसाब से जिनके नाम में सेल डीड है उनका नाम दर्ज होगा और उसके बाद आपका नाम दर्ज होगा। तो ये तरीका है। अगर दूसरा आपने पूछा है कि आपसी बंटवारा से जमाबंदी कायम करा सकते हैं, तो आप करा सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपना जो रजिस्ट्री जिसको आप बोल रहे हैं, वो रजिस्ट्री का कागज़ अपने स्थानीय अधिवक्ता से दिखा लीजिए और दिखा करके वो जैसा कहते हैं उसके हिसाब से आप आवेदन दीजिए। अब फिर आपने सवाल किया है कि खरीदार खारिज कराना चाहे तो कैसे कराए। खरीदार को तो अधिकार है ही है। अगर आपके दादाजी ने रजिस्ट्री कर दिया तो जो खरीदार है उसी को अधिकार है दाखिल खारिज का दरखास्त देने का। तो अगर आपके दादाजी का नाम चढ़ गया है खरीदारी के आधार पर, या दादाजी जी के नाम से पहले से जमाबंदी है और दादाजी ने बेचा है, तो जो खरीदार है उसका दाखिल खारिज होगा। अगर दादाजी का नाम नहीं अभी तक जमाबंदी में चढ़ा है और वो ज़मीन बेच दी है, तो खरीदार जब आवेदन देगा तो सबसे पहले वो पुराना बकाया वगैरह जो देगा, जिसके नाम से जमाबंदी पुराना चल रहा था उसी के नाम से वो मार्फती जमाबंद अपना रसीद कटा लेगा और आवेदन में पूरा बात लिख देगा कि ऐसे ऐसे ये केवाला से खरीदा गया मुख्य व्यक्ति ने, लेकिन उनके नाम से दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए पहले उनका दाखिल खारिज कर दिया जाए और उसके बाद उनके जगह पर मेरा कर दिया जाए, इसलिए कि मैंने इसको उनसे खरीद लिया है।
ऐसा आवेदन बना देंगे जो लोकल वकील साहब हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया कि दाखिल खारिज कराना चाहे तो कैसे करें। यही तरीका है दाखिल खारिज कराने का। थोड़ा पुराना हो गया है, अब मामला पेचीदा हो गया है, इसलिए आप अच्छा है आपने नहीं समझते हैं तो अपने स्थानीय अधिवक्ता से मिल के आवेदन लिखा करके अंचल अधिकारी का दीजिए, और अधिवक्ता के द्वारा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब नहीं तो आप स्वयं भी दे सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है सुरेश कुमार, ये चंपारण से लिखे हैं कुछ नहीं, एक फ़ोटो भेजे हैं सुरेश कुमार, और फोटो है जो डिलीट हो गया है, वो खुलता ही नहीं व्हाट्सएप में, और रिक्वेस्ट किए हैं कि हमका सॉल्यूशन बताइए। तो क्या सॉल्यूशन बताएं, वो फोटो में क्या चीज़ था, क्या प्रश्न था, ये पता ही नहीं चला। इसलिए आप बाद में अपना प्रश्न कीजिएगा। उसके बाद का प्रश्न है शिवम आनंद मटिया जमुई से। इनका कहना है कि होम स्टेट लैंड ऑफ आउट गोइंग टेन्योर होल्डर वेस्ट अंडर सेक्शन 5 subject to section subject to section 7A and 7B rent free. Why do I need to get the rent fixed? My ancestors do not fix rent under section 6 except homestead. आपका प्रश्न भी है और उसी में आपका उत्तर भी है। आप क्या कहना चाहते हैं ये आप बताइए। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सीधे सीधे सवाल में रखना चाहिए। बराबर समझाते हैं आप लोग के लिए, इतना समय हम निकालते हैं, इतना समय देते हैं, लेकिन आप लोग सोच समझ के प्रश्न नहीं करते और लिखने का तरीका भी ठीक नहीं है। तो प्रश्न पहले जो आपका समस्या है उस समस्या को अच्छी तरह से समझे हुए हैं तो उसको साफ शब्दों में लिखिए, हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, और टाइप करा करके व्हाट्सअप कीजिए। पढ़ने में दिक्कत होता है, कॉपी निकालते हैं उसका भी तो दिक्कत होता है, तो जवाब नहीं दे सकते। और नहीं तो टाइप ही कर दिए, यूट्यूब पर सीधे टाइप करके आप भेज दीजिए, तो यूट्यूब पर ज़्यादा आसान है जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं। तो आपका प्रश्न जो हम नोट किए हैं उसके हिसाब से, होमस्टेड लैंड ऑफ आउट गोइंग टेन्योर होल्डर वेस्टेड अंडर सेक्शन 5 सब्जेक्ट टू सेक्शन 7 and 7B rent free. Why do I need to get the rent fixed? My ancestors don't fix rent under section 6 except homestead. देखिए आप क्या कहना चाहते हैं ये क्लियर नहीं होता है, और दोनों कंट्राडिक्टरी बात बोलते हैं। आपको आधा अधूरा नीम हकीम खतरे जान कहा गया है, आधा जानकारी, या हमको हमसे बहस नहीं करना। आप हमारी मदद चाहते हैं, हमसे कुछ राय लेकर के आप ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, तो सीधा और सरल शब्दों में ही आप हमको अपना समस्या भेजिए। अपना ज्ञान हमको मत सिखाइए और मत लिख करके दीजिए कि हम क्यों रेंट फिक्स करावें, क्यों नहीं करावें, उससे हमको क्या मतलब है। आप कानून जानना चाहते हैं तो कानून का अध्ययन कीजिए। अगर कानून के विद्यार्थी हैं तो हम आपके लिए हैं, आप वकील हैं तो हम आपके लिए हैं, आप जज हैं तो हम आपके लिए हैं, बताएंगे। लेकिन आम जनता अगर आप हैं जो आपको कानून का उतनी जानकारी नहीं है, कानून जटिल विषय है, तो उसमें अपना ज्ञान नहीं लगाइए, अपना टांग नहीं अड़ाइए और सीधा सीधा सवाल पूछिए। अब जहाँ तक क्वेश्चन है कानून का, तो ये भी आपका आधा अधूरा है। होम स्टेड लैंड जो है, अगर जो लैंडलॉर्ड था या टेन्योर होल्डर था, यानी कि भूतपूर्व जमींदार, अगर जमींदारी चली गई तो क्या होगा। तो जमींदारी चली गई तो जो रैयत का जमीन था वो रैयत का रह गया, और जमींदार का मकान वगैरह जो था, होम स्टेट का मतलब हुआ जिसमें अपने वो रहता था, रहने के साथ साथ उसमें साथ में जो जमीन था मकान के साथ कोई आउट हाउस था, बाग बगीचा था, तालाब था, उसमें मंदिर वगैरह जो भी पूजा वगैरह के लिए था उसका, तो सब उसका घर का ही पार्ट था।
ये जब अपने यूज में रखता था तो वो ज़मीन सरकार में भेस्ट नहीं किया, वो मकान भेस्ट नहीं किया, वो बाग बगीचा तालाब भेस्ट नहीं किया, वो जमींदार का ही रह गया। लेकिन जमींदार उसका रैयत हो गया और सरकार उसका मालिक हो गया। तो जमींदार को उसका रैयत हो गया तो रेंट देना पड़ेगा। तो इसलिए वैसा जो मकान है उसका दो पार्ट बनाया गया है। एक मकान जिसमें कि वो स्वयं रहता था, अपने खास यूज के लिए था, तो उसका लगान नहीं लगेगा, उसको रेंट फिक्स कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो किराया पर लगाता था तो उसका ज़रूरत पड़ेगा तब उसको लगान तब उसका रेंट फिक्स कराना पड़ेगा। उसी तरह से अगर ज़मींदार का गोला था, फैक्ट्री था, मिल था, तो उसको लगान निर्धारित कराना पड़ेगा और तभी वो रैयत होगा, सरकार उसको मान्यता देगी। उसी तरह से खेती का ज़मीन था या बाग बगीचा वाला ज़मीन था या कोई उसका खास ज़मीन था, प्राइवेट ज़मीन था ज़मींदार का, वो ठेका पट्टा पर दिए हुए था या किसी को बंदोबस्त कर दिया था, तो वो सब ज़मीन का भी लगान लगेगा। लेकिन सब सेक्शन 5, 6, 7 जो प्रावधान अलग अलग बना हुआ है, तो सिर्फ रेंट फ्री होता है जो मकान, यानी कि मकान के साथ मकान, दलान, गौशाला, खलिहान जो भी उसका हो, या बाग बगीचा हो, तालाब हो, मंदिर हो, वो सब उसका जो मकान का हिस्सा माना जाए। सब मिला के होम एस्टेट, वो परिभाषा उसमें दिया हुआ है। वो होम एस्टेट खास कब्जा दखल वाला वो रेंट फ्री होता है, उसके लिए रेंट फिक्स कराने की ज़रूरत नहीं है, बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर ज़मींदार चाहे या उसका कोई बाल बच्चा चाहे आज के तारीख में भी, तो रेंट फिक्स करा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकार उससे ज़बरदस्ती रेंट नहीं ले सकती है सेक्शन 5 के हिसाब से। लेकिन अगर वही मकान ही पता चले ऐसा मकान था जिसका कोई हिस्सा किराए पर लगता था, तो जो हिस्सा किराए पर लगता था उससे आमदनी होती थी ज़मींदार को, तो वो वाला पोर्शन का मकान का उसको रेंट निर्धारित कराना पड़ेगा, उस ज़मीन का लगान लगेगा, तभी उसका रैयती हक बनेगा। ये आपके सवाल का जवाब हो गया शिवम आनंद जी। आइंदे से जो प्रश्न कीजिए तो आप एक अनजान आदमी जो कुछ नहीं जानता है, अनभिज्ञ बन के प्रश्न कीजिए। अगर आप जानते हैं तो प्रश्न करने का कोई ज़रूरत नहीं, और अगर हमसे बहस करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो समय लेके आइए, 200-400 प्रॉब्लम जितना है सब नोट करके ले आइए, और जितना कानून है लेके आइए, हमसे समय लीजिए, हम आपको समय देंगे। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं, कानून जानना चाहते हैं या वकील, तो हम आपको समय देंगे और उस पर डिस्कस करने के लिए हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप क्लाइंट के बन के आइएगा तो क्लाइंट बन के फीस आपसे लेंगे। आप आम जनता के रूप में अपना समस्या का समाधान के लिए सीधा साधा कोई सवाल पूछते हैं, अनजाने में आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो वो तो हम मदद कर ही रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपका ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर जटिल समस्या है, बिना वकील के सहायता के आपका काम नहीं हो सकता है, या बिना कागज पत्तर देखे हुए और सारा चीज़ समझे हुए हम यूट्यूब पर आपको जवाब नहीं दे सकते हैं, तो स्थानीय वकील से मदद लीजिए। अगर उनसे नहीं होता है तब फिर मेरे पास आइएगा, तब जो वकील की हैसियत से हमारा कर्तव्य होगा हम आपके करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। उसी तरह से एक है रमेश तिवारी अरवल से, ये प्राइवेट जॉब करते हैं सूरत में, नीलामी इसरारी मुकदमा, नंबर है इनका, लिखते हैं कि नीलामी इजराय मुकदमा नंबर है, नकल निकालना है, सिविल कोर्ट गया। कहता है कि जला दिया, नकल कैसे मिलेगा। देखिए, सभी प्रकार का जो नकल होता है, नीलाम जो होता है वो इजराई केस में होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्यूशन मुकदमा। तो एक्सक्यूशन मुकदमा का जो रिकॉर्ड होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, अगर पुराना होगा तो जल जाता है। तो जल जाता है तब क्या मिलेगा आपको, कौन चीज़ का चाहते हैं आप, नीलाम का कागज़। नीलाम का कागज़ जो है उसको बोलते हैं सेल सर्टिफिकेट, और उर्दू में उसको बोलते हैं बै सुल्तानी, है ना, नीलाम प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। तो सेल सर्टिफिकेट जो है उस रिकॉर्ड में नहीं होगा, जो नीलाम खरीदार है उसको मिल जाता है सेल सर्टिफिकेट।
तो सेल सर्टिफिकेट का नकल नहीं मिलेगा। किस तारीख को नीलाम हुआ वो ऑर्डर शीट का नकल मिलेगा। अगर रेकॉर्ड जल गया है तो ऑर्डर शीट भी नहीं मिलेगा। तब आपको एक उपाय है, सूट रजिस्टर। उसी सिविल कोर्ट में जहाँ गए हैं, सिविल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में आप जाइए गया में, और कहिए इजराय का सूट रजिस्टर का, और केस नंबर आपके पास आई है, वो केस नंबर दिखाइएगा और इजराय का सूट रजिस्टर का नकल ले लीजिए। तो सूट रजिस्टर में सब लिखा रहता है, किसने मुकदमा किया, किस पर मुकदमा किया, किस तारीख को फैसला हुआ और क्या हुआ, शॉर्ट में रहता है। उससे आपका काम चल जाएगा। अब एक दिनेश शर्मा जी हैं, चास बोकारो से। अभी इन्होंने जो लिखा है, एक हाथ से लिखा है और बहुत फेंट है, उसको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। हमको कोशिश करते हैं पढ़ने का, उसमें हाइलाइटर लगा दिए हैं, हाइलाइटर लगाने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा आप लोग भेजते हैं तो हमको परेशानी में डालते हैं। आइंदे से ऐसा नहीं भेजिएगा। हम उसको संभवतः कोशिश करते हैं कि आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करें, लेकिन हमको परेशानी हो जाती है, हम पढ़ ही नहीं सकते हैं तो क्या जवाब देंगे। उसके बाद का प्रश्न है प्रमोद पाठक, सुपौल। इनका कहना है दादाजी के नाम से 1941-42 और खतियान है, सेस रिटर्न है, वेस्टिंग रिटर्न है, वेस्टिंग रिटर्न नहीं है, खतियान बकास्त वो जरपेशकीदार पर बकब्जे दर्शाया गया है। कुछ लोग फर्जी तरीके से म्यूटेशन करवा लिया है। एडीएम सुपौल के यहाँ केस दर्ज किया है, मार्गदर्शन करें। ये सब आपका जो है, क्या मार्गदर्शन करें इसमें, आप जो वकील को रखे हैं वो वकील साहब ही आपको मार्गदर्शन करेंगे। वो किस ग्राउंड पर किए हैं केस। जब एडीएम के यहाँ केस चल गया तो केस करने के बाद परीक्षा दे दिए आप, और परीक्षा में गलती कर दी है, अब रिजल्ट होने वाला है, तो आप टीचर से कहिएगा कि हमको पढ़ा दिए, तो पढ़ के क्या होगा। आप परीक्षा में लिख ही नहीं सके और उसके बाद पढ़ के विद्वान बन जाइएगा तो परीक्षा में तो पास नहीं कीजिएगा, तो केस तो आप हार रहिएगा। तो आप मार्गदर्शन, मेरे मार्गदर्शन से क्या होगा। और जब भी आप लोग बराबर लिखते हैं कि मार्गदर्शन करें, तो जहाँ भी केस मुकदमा की बात आ गई तो एक एक कागज़ को देखना जरूरी है, तभी हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, कोई बहुत सटीक चाहते हैं जवाब, तो जितना भी कागज़ है सबका फोटो कॉपी साफ पढ़ने लायक बाई स्पीड पोस्ट या कुरियर हमारे पता पर भेज दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तब हम आपको जवाब दे सकते हैं। तब ऑनलाइन कंसल्टेशन के लायक अगर होगा, जिसमें फीस चार्जेबल होगा, तब फीस लगेगा, हम बता देंगे किस में नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा काम नहीं होगा तो हम ऐसे ही जैसे जवाब दे रहे हैं डॉक्यूमेंट को देंगे। या अगर आपको दिक्कत है तो आप कागज़ पत्तर जो भी है सब कागज़ लेके आइए, तब आपका समाधान होगा। उसके बाद फिर कहते हैं, इनका है गिरीश यादव देवघर। गिरीश यादव देवघर बराबर वॉइस मेल भेजते हैं। देखिए गिरीश यादव जी, वो आपका जो वॉइस मेल 1-1 मिनट का रहता है, सुनते हैं, आधा पता चलता है आधा नहीं। ऐसा नहीं भेजिए, इसको अब हम इंटरटेन नहीं करेंगे। आइंदे से आप लिख करके साफ और टाइप करा करके व्हाट्सएप पर भेजिए या यूट्यूब पर टाइप करके भेजिए, हिंदी में या अंग्रेजी में, सही सही भेजिए, तब आपको जवाब मिलेगा। इसके बाद का प्रश्न है संजीत कुमार, नालंदा। संजीत कुमार, नालंदा। इन्होंने लिखा है कि काश्तकारी अधिनियम 48 घ में सेकेंड अपील कहाँ होगा। सेकेंड अपील का कोई प्रावधान नहीं है। सेकेंड अपील जहाँ पर होता है वो 106 BT एक्ट में जो होता है खतियान को करेक्शन के लिए, उसका फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील होता है। नहीं तो सेकेंड अपील टाइटल अपील में होता है।
ये 48 में जो होता है बटेदारी का, उसका सेकेंड अपील का कोई कानून नहीं है। जब आपका एक अपील हो गया तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट रिट में आ सकते हैं। अपील का सेकेंड अपील का प्रावधान नहीं है। उसके बाद लिखते हैं अरुण कुमार, रफ़ीगंज औरंगाबाद। ये कहते हैं कि दो भाई हैं, एक भाई हुक्मनामा से 1950 में और दूसरा भाई उसी ज़मीन को 1948 में प्राप्त किया है। एक ही ज़मीन को दो भाई लिए और दोनों भाई अपने भाई हैं। एक 50 में लिए हैं और दूसरा भाई 48 में लिए। बोथ एक्वायर्ड लैंड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कैसे हुआ? दोनों एक साथ ज़मीन तो नहीं लिए, आगे पीछे लिए। तो एक ही ज़मीन को जो अगर 48 में ले लिए तो जो ज़मीन 48 में किसी को मिल गया फिर 50 में उसको नहीं मिल सकेगा, इसलिए 48 वाला हुक्मनामा वैलिड होगा, 50 वाले की मान्यता नहीं होगी। लेकिन आगे लिखते हैं कि RS खतियान, डिविजनल सर्वे खतियान ज्वाइंट खुल गया दोनों का, तो ओनरशिप किसका होगा? खतियान, इधर खतियान और अदर मीडियम। तो देखिए खतियान में अगर दोनों का हो गया एक साथ ज्वाइंट तो ज़्यादा अच्छा होगा कि खतियान अपने भाई है ही हैं, तो आप दोनों को मान लीजिए कि दोनों का बराबर बराबर है, तो ये अच्छा होगा। लेकिन अगर कानून के हिसाब से अगर झगड़ा होगा तब ये सब फैक्ट, कानून में झगड़ा होने पर फैक्ट के प्रूफ होने पर है, जो फैक्ट आप बोलेंगे उसको साबित करेंगे कागज़ से या गवाही से, तब कानून आपको मदद करेगा। तो अगर ये साबित हो जाता है कि 48 में जो ज़मीन बंदोबस्ती लिया उसी का कब्जा हो गया, तो सेम ज़मीन का बंदोबस्ती 50 में नहीं हो सकता। और 48 वाले का कब्जा आज तक चला आ रहा है और खतियान में उसका नाम आ गया, गलती से दूसरे भाई का भी नाम आ गया, तो अगर ये झगड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरा भाई ख़त्म हो जाएगा। अगर दोनों भाई का ज्वाइंट आ गया और दोनों भाई ज्वाइंट मान लेते हैं कि दोनों का, तो आधा आधा मान के चलिए तो दोनों का हो जाएगा। उसके बाद टुनटुन लिखते हैं, टुनटुन नालंदा जिला के कहीं किसी गांव के हैं, नालंदा जिला के। गैर मजरुआ आम रास्ता के किनारे झोपड़ी देकर रविदास और अंबेडकर जी का मूर्ति बैठा दिया है, जिसका शिकायत जिला लोक शिकायत में सेकेंड अपील किए हैं। अंचल अधिकारी को अतिक्रमण हटाने में टाल मटोल कर रहे थे, इसलिए शिकायत किए थे। तो अब क्या किया जाए? इनका प्रश्न है, रिट से अतिक्रमण हटाया जा सकता है। मेरे ख्याल से टुनटुन जी, हमको याद पड़ता है कि आप एक बार आए थे अतिक्रमण संबंधित, और एक रिट जो हाईकोर्ट में चल रहा है उसमें अब, तो ये आप ही का प्रश्न लगता है। हालांकि एड्रेस आपका क्लियर नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप में, नाम सिर्फ पता चला है, लेकिन हमको याद है उसके हिसाब से कह रहे हैं। देखिए पहला चीज़ है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ ये मामला जाएगा ही नहीं। आप मेरा लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट, अतिक्रमण अधिनियम के ऊपर जो वीडियो लेक्चर है वो पूरा सुन लीजिए, समझ जाइएगा। फिर भी आपके प्रश्न का हम जवाब दे देते हैं। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का मामला ही नहीं बनता है, अतिक्रमण में उन्हें करेगा। फिर भी आदेश दे दिया लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का, द्वितीय अपील में आदेश हो गया अंचल अधिकारी को कि उचित कार्रवाई करे। फर्स्ट अपील में भी हुआ था, लेकिन अंचल अधिकारी किसी कारण से मेल में आकर के कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आपको सीधे एक आवेदन कलेक्टर को देना चाहिए, इशारा बात का उल्लेख करते हुए कि अंचल अधिकारी को डायरेक्शन दिया जाए कि अतिक्रमण बांध चलाकर अतिक्रमण को मुक्त करें, और अगर अंचल अधिकारी नहीं चलाते हैं तो श्रीमान अपने स्तर से अतिक्रमण बांध चला करके अतिक्रमण से आम रास्ता को मुक्त करने का आदेश दें। अगर ये आवेदन के बाद कोई एक्शन नहीं होता है तब सीधे आप हाई कोर्ट चले आइएगा, हाई कोर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश हो जाएगा। इसलिए रिट फाइल हो सकता है, लेकिन पहले एक दरखास्त दे दीजिए, उसके बाद आइएगा। उसके बाद एक लिखते हैं, वो नाम पूरा नहीं है, सासाऊ
व्हाट्सएप में नाम नहीं लिखे हैं, SHASAU 001। अब क्या है ये आप सुन रहे हैं तो समझिए, सासाऊ 001 1940 का डी बासगीत में बना हुआ है, इनका मकान लगता है। लैंड इज ऑन द नेम ऑफ माई फादर एंड हिज ब्रदर। वन पर्सन फ्रॉम विलेज केम विद द डीड ऑफ 1965। इन द हाउस हाफ इज रिटन इन 1965। इन रेस्पॉन्स ही आस्क्ड फॉर लैंड और हाफ हाउस। लगान नहीं लगता है, व्हाट डज लॉ से। सीधे कानूने जानना चाहते हैं, सुनिए। एक जमीन है, 1940 का डी बासगीत में मकान बना हुआ है और इनके पिताजी का नाम है और उनके भाई का भी नाम है। तो कहाँ ये नाम है? डी बासगीत में नाम कहाँ है? ये नहीं लिखे हैं। लैंड इज ऑन दी नेम ऑफ माई फादर एंड वाइफ, तो कहाँ जमीन पर लिखा हुआ है नाम की कोई कागज है उसका? 1940 में किससे हासिल हुआ, कैसे हासिल हुआ, कुछ नहीं लिखे है। ये सब गोंगा प्रश्न है, तो उसका क्या जवाब देंगे? अगर कोई बंदोबस्ती हुआ तो बंदोबस्ती के कागज में रहना चाहिए, अगर कोई खरीदारी हुआ तो खरीदारी के कागज में रहना चाहिए, अगर पुराना खतियान है तो खतियान में रहना चाहिए, तो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि आपका मकान बना हुआ है, कब्जा में है, तो आपका चीज़ है, कब्जा भी बहुत बड़ा प्रमाण है। अब कहते हैं कि गांव का ही कोई आदमी 1965 में एक वसीका लेके आया 1965 का, और कहते हैं कि वो आधा उसमें वो लिखा लिया है पैसे में। तो कौन लिखा उसको आधा? अगर आपके पिताजी या आपके चाचा जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया है तो देखिए उनका दस्तखत सही है कि नहीं, कि जाली फरेबी है। अगर जाली फरेबी है, उनका दस्तखत नहीं है, तब वो वसीका को तोड़ने के लिए आपको केस करना पड़ेगा, नहीं तो वो तंग करेगा आपको। तो सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा कि वसीका को रद्द किया जाए। और अगर ये समझते हैं कि वो सही है, उसका आपका पिताजी का या चाचा का लिखा हुआ है, तो उसका आधा जितना लिखा हुआ है उसका हक होगा, उतना उससे मेल जोल करके या तो उसको दे दीजिए, या उस छोड़ने का वो पैसा लेता है तो अपना मेल मिलाप कर लीजिए। तो लॉ यही कहता है, लगान नहीं लगता है। डी बास की जमीन का लगान नहीं लगता है। जो किसान रहता है गांव में, उसको खेती की ज़मीन है और मकान भी है, तो खेती का लगान के साथ ही मकान का प्लॉट लिखा रहता है, मकान का अलग से लगान नहीं लगता। और जो लैंडलेस आदमी है, जिसके पास कोई भूमि खेती का नहीं है, सिर्फ मकान है, तो वो सब ज़्यादातर मकान जो है गैर मजरूआ मालिक खाता में रहता था। मालिक यानी जमींदार के मर्जी से वो मकान बनाता था, तो उसका भी कोई लगान नहीं लगता था, वो सब बेलगान होता था। लगान नहीं लगता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं। आपको अगर चिंता है 1965 का डीड से, तो 1965 का डीड देखिए कि आपके पिताजी या चाचा का लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लिखा हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप केस कर सकते हैं। प्रशांत जी का है PDF प्रिंट मैटर, इसको हम बाद में लेंगे। अभिषेक जी का है हाउ टू प्रूव एडवर्स पोजीशन। इनका अभिषेक जी का बहुत सारे प्रश्न का उत्तर दिया था, उसमें से ये एक प्रश्न रह गया था। पिछला लेक्चर में इनका प्रश्न का उत्तर था, रेस जुडिकेटा ये सब पूछे थे आप। तो एडवर्स पोजीशन को प्रूफ करने का क्या तरीका है? तो कोई भी फैक्ट को जो प्रूफ करने का तरीका है, वही एडवर्स पोजीशन को प्रूफ करने का तरीका है। कब आपका कब्जा आया और कैसे कब्जा आया, है न? और आपका कब्जा लगातार चला आ रहा है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, कोई रोक टोक नहीं हुआ, जमीन पर किसी तरह का कोई अड़चन नहीं हुआ, तब एडवर्स पोजीशन होता है। तो कागजी प्रमाण भी कब्जा का दे सकते हैं और मौखिक गवाही भी दे सकते हैं। एक लिखते हैं चौकी मांझी, झारखंड दुमका से कोई मांझी है, हो सकता है नाम गलत लिखा गया हो।
चौकी मांझी, झारखंड दुमका से, ये लिखते हैं कि 11 एकड़ 23 डिसमिल जमीन दो भाई का हासिल हुआ, लेकिन एक भाई का 2/3 कब्जा है, एक भाई का 1/3 कब्जा है। तो ये सही कैसे होगा? इनका 2 एकड़ 24 डिसमिल मिला है, तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप बंटवारा का मुकदमा दायर कीजिए और कहिए कि इसमें मेरा आधा हक वो हिस्सा है, हमको आधा के बजाय इतना पर ये भी हमारा कब्जा है और ज़्यादा ज़मीन वो जोत रहे हैं। सहूलियत के लिए हम लोग अलग अलग जोतने लगे थे, लेकिन उनको ज़्यादा जोत लिए हैं, हमको कम जोतने दिए, इसीलिए हमको बांट करके आधा अधिक कर दिया। यही मुकदमा आपका होगा और कहीं मुकदमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है, सतीश कुमार एडवोकेट पटना से लिखते हैं। इनका प्रश्न है, अंग्रेजी में लिखे, इज म्यूटेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ ओरल हिब्बा, अनरजिस्टर्ड हिब्बा और नोटराइज्ड हिब्बा? इफ देन व्हाट इज इट्स प्रोसीजर? यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन। देखिए संतोष कुमार जी, आप वकील हैं, तो वकील के तरह ही आपको समझ होना चाहिए और वकील की तरह ही प्रश्न करना चाहिए। आप ले मैन के तरह होते हैं। म्यूटेशन का लेक्चर मेरा पूरा सुन लीजिए। म्यूटेशन के लिए हिब्बा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका प्रश्न होना चाहिए कि अगर हमारे पास जवानी हिब्बा है तो मेरा म्यूटेशन होगा कि नहीं। यह आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि मेरे पास हिब्बा का कागज़ है, अनरजिस्टर्ड है, तो उसका होगा कि नहीं, या मेरे पास नोटराइज्ड हिब्बा कागज़ है तो उसका म्यूटेशन होगा कि नहीं, ये पूछना चाहिए। जहाँ तक म्यूटेशन का कानून है तो म्यूटेशन का पूरा लेक्चर मेरा सुन लीजिए और म्यूटेशन एक्ट पढ़ लीजिए। म्यूटेशन किसे कहते हैं? उसी को उर्दू में बोलचाल की भाषा में कहते हैं दाखिल खारिज। दाखिल का मतलब इंटर करना और खारिज का मतलब उससे हटाना। तो जिसका नाम पहले से मौजूद है उसको काट करके दूसरे का वहाँ हट डालना, उसी को हिंदी में बोलते हैं नामांतरण, नाम का अंतरण करना। एक नाम को काट दिया, दूसरा नाम को वहाँ पर जोड़ दिया उसके जगह पर, उसी को म्यूटेशन कहते हैं या दाखिल खारिज कहते हैं या नामांतरण। तो अगर एक सपोज के लिए अब हिब्बा का बोले, अब हिब्बा किसको कहते हैं? हिब्बा गिफ्ट को कहते हैं, ठीक है। तो जब आप हिब्बा बोल रहे हैं इसका मतलब है कि मोहम्मदन लॉ में हिब्बा हुआ है। मोहम्मदन लॉ में हिब्बा का प्रावधान है। अगर आप बोलते गिफ्ट या दान बोलते तो उसका प्रावधान टीपी एक्ट में है, सेक्शन 123 टीपी एक्ट में प्रावधान है, तो उसका लिए अलग है। तो टीपी एक्ट, अगर किसी हिंदू का कोई गिफ्ट है तो वो गिफ्ट जब भी होगा तो टीपी एक्ट के हिसाब से और रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से वो रजिस्टर्ड गिफ्ट होगा और अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 2 विटनेसेज होगा, तो वो वैलिड गिफ्ट होगा। रजिस्टर्ड होना जरूरी है। लेकिन अगर मोहम्मदन का है गिफ्ट, तो मोहम्मदन लॉ में ये है कि ओरल हिब्बा यानी कि मौखिक रूप से वो दान दे सकता है। कितनों का प्रॉपर्टी हो, लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हो, चल अचल कुछ भी हो, सब दे सकता है। तो मौखिक हिब्बा मोहम्मदन लॉ में वैलिड है। लेकिन म्यूटेशन एक्ट जो है ये स्टेट एक्ट है, तो वो पर्सन और लैंड से संबंधित है, स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट उसको ओवरराइड करता है। और म्यूटेशन एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से नहीं है तो वो म्यूटेशन आपका अलाउ नहीं होगा। और दूसरा एक और कारण है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड का है, तो एग्रीकल्चर लैंड का है तो बीटी एक्ट के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड का ओरल हिब्बा मुसलमान में भी परमिसिबल नहीं है। उस पर पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है और कई जजमेंट आ गया है। बीटी एक्ट में लिखा हुआ है कि विल हो या गिफ्ट हो, ये सब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, इट मस्ट बी इफेक्टेड बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसलिए कि रजिस्टर्ड होगा तो लैंडलॉर्ड को लैंड रजिस्ट्रेशन का फीस मिलता है। जब हम लोग रजिस्ट्री कचहरी में जाते हैं डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री कराने के लिए,
तो रजिस्ट्रेशन फीस लगता है ना, स्टैम्प के अलावा रजिस्ट्रेशन तो उस सरकार को होता है। तो जब सरकार नहीं था, जमींदार था, तो जमींदार का होता था। इसलिए बीटी एक्ट में ऐसा कानून बनाया हुआ था कि डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं हुआ, जमींदार उसको मानेगा ही नहीं, उसको रैयत मानेगा। जिसको हिब्बा दे दिया तो जमींदार उसको रैयत मानेगा नहीं, जवानी हिब्बा दे दिया। तो उस जमाने में भी अगर खेती का जमीन का मुसलमान लोग ही करते थे तो वो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ही वैलिड माना जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जवानी हिब्बा हो गया, ओरल हिब्बा हो गया तो वैलिड है। लेकिन आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेशन एक्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसलिए आपके प्रश्न का जवाब हो गया, एक्सप्लेन कर दिए। आप म्यूटेशन एक्ट पढ़ लीजिए और मोहम्मदन लॉ पढ़ लीजिए। मोहम्मदन लॉ के हिसाब से, और मोहम्मदन लॉ में टीपी एक्ट नहीं अप्लाई करता है, इसके लिए सेक्शन 129 पढ़ लीजिए, उसी में लिखा हुआ है कि मोहम्मदन लॉ में ये अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना जरूरी नहीं है। मोहम्मदन लॉ में वैलिड हिब्बा के लिए क्या है, टाइटल जिससे पास कर जाए, आप टाइटल क्लेम कीजिएगा, वैलिड हिब्बा रहेगा। ओरल तो उसे टाइटल आपका हो जाएगा, कोर्ट का डिग्री मिल जाएगा, लेकिन म्यूटेशन नहीं होगा। तो डिग्री के बाद फिर म्यूटेशन होगा। अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं मोहम्मदन लॉ के हिसाब से, तो कोर्ट को भी करना चाहिए म्यूटेशन, जब लॉ परमिट करता है। लेकिन उसके लिए आपको वैलिड हिब्बा प्लीड करना पड़ेगा। वैलिड हिब्बा कब होगा, तो सबसे पहले मोहम्मदन में होता है डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन होता है, दूसरा होता है डिलीवरी ऑफ पोजेसन, और तीसरा होता है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। ये तीन गो एलिमेंट अगर आप प्लीड कर दीजिएगा और प्रूव कर दीजिएगा बाई डॉक्यूमेंट या किसी तरह से, तो कन्विंस करके म्यूटेशन अथॉरिटी से आप अपना म्यूटेशन करवा सकते हैं। अगर वो नहीं करेगा तो फिर अपीलेट अथॉरिटी में जाएगा, अल्टीमेटली मामला सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट आएगा, तो आपके पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि लॉ परमिट करता है मोहम्मदन लॉ कि ओरल हिब्बा हो सकता है। उसके बाद इंजीनियर जेपी आर्या का प्रश्न है। इनका प्रश्न है, आज़ादी के पहले का क्या है रेस प्रस्थान के कोरी के बारे में बारमिक जानकारी चाहते हैं। कुछ आज़ादी के पहले का क्या राज कोई प्रश्न के जानकारी के बारे में बारमानिक जानकारी चाहते हैं। न्यूली अपॉइंटेड सर्वे अमीन, अच्छा ये कहते हैं कि सर्वे अमीन जो आया है, कानून को आया है, सेटलमेंट ऑफिसर आया है, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग आए हैं, उनको जो है ये जानकारी उतना रेवेन्यू का नहीं है। इसलिए आप एक अलग से 2-3 घंटा का वीडियो बनाइए ताकि उन लोग को आसानी हो सके। और राइट फ्रॉम EIC till 1947। और क्या लिखे हैं जो हमको जूनियर ने आपका प्रश्न को उतार के दिया है, वो ठीक से पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे, अगर समय मिलेगा तो एक वीडियो बना देंगे वो इंजीनियर लोग के लिए, सर्वे के लिए क्या क्या देखना जरूरी है। हालांकि मेरा लेक्चर है सर्वे कब, क्यों और कैसे, सर्वे पर 3-4 लेक्चर है, आप सुनिए और उन लोग को वायरल कीजिए, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं बता दीजिए, सब लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए कि लेक्चर सुनिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए, खोजिए, सर्वे पर कई लेक्चर है। बीटी एक्ट में भी जो 103 बीटी एक्ट में हमने वीडियो बनाया जिस समय लेक्चर दे रहे थे, उसमें भी सर्वे के बारे में दिया हुआ है। तो सर्वे के बारे में सफिशिएंट जानकारी दिया हुआ है। इसके अलावा शायद ही और जानकारी की जरूरत है। उसका सुरेंद्र एडवोकेट त्रिवेणीगंज से लिखते हैं, एक आदमी ने माइनर चाइल्ड से जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है, उसका केवाला वैलिड होगा? आपको व्हाट्सएप पर हम जवाब दे दिए हैं, आप तो वकील हैं, इतना तो आपको खुद समझ आता है वैलिड कैसे होगा। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट है कम्पिटेंट, उसके लिए मेजर होना जरूरी है, साउंड माइंड का होना जरूरी है। तो माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने जो डॉक्यूमेंट लिखा वो इनकॉम्पिटेंट है, तो डॉक्यूमेंट वॉइड अब इनिशियो है, वो केवाड़ा वैलिड नहीं होगा, लिखाने वाले को कोई टाइटल नहीं होगा। आप अगर वकील हैं तो जरूर पढ़े होंगे, हम लोग भी वही केस पढ़े हैं, आज तक वही केस लीडिंग केस में आता है। कलकत्ता का केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, ये माइनस कॉन्ट्रैक्ट पर
वो जो मोहरी बीवी लिखा ली थी, धर्मदास घोष माइनर था, उससे करोड़ों रुपया का उस जमाने में, आज से 100 साल पहले का वो केस होगा, और उसने मकान लिखा लिया था कलकत्ता का, तो नल एंड वॉइड हो गया। वही लीडिंग केस में पढ़ाया जाता है, आज तक पढ़ाया जाता है। एक लिखते हैं सुमित कुमार, बैंकर हैं भागलपुर से। मेरा रईती जमीन 1976 में RS खतियान में बिहार सरकार परदादा का अवैध दखल लिखा है। 10 साल से जोत रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, ये आप लिखे नहीं। ठीक है, आपका RS खतियान 1976 से है, और 10 साल से किसी जो है RS खतियान जब 1976 से है, तो उसी समय से आपका कब्जा होना चाहिए। और अवैध दखल कब्जा है तो आपका टाइटिल है। आप सरकार के यहाँ लगान निर्धारण के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर सरकार लगान निर्धारण नहीं करती है तो आप सरकार के खिलाफ डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकते हैं कि मेरा टाइटिल इस पर हो गया। आपका एडवर्स पोजीशन से भी टाइटिल हो गया, आपका खतियान बन गया। और अवैध, या आप कह सकते हैं कि अवैध जो लिखा होगा, तो आपको कैसे हासिल हुआ। कहते हैं, पहले आप बोलते हैं, आप प्रश्न करने में यही ना आप लोग चुप करते हैं। कहते हैं मेरा रईती जमीन 1976 में, तो आपका रईती जमीन 1976 में RS खतियान रईती जमीन का कैसे बन जाएगा बिहार सरकार का। तो आपका रईती जमीन कैसे है, तो टाइटिल का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे टाइटिल हुआ। आपका प्रश्न यह अधूरा है। आप कैसे जमीन शुरू आया, शुरू में किसका था, कैडेस्टर सर्वे में किसका जमीन था, उसने किसको दिया, आपको कैसे आया। आप कहते हैं रईती जमीन, जब आपका रईती जमीन है तो आपका खतियान बनना चाहिए, तो सीधे सीधे आप खतियान में करेक्शन के लिए केस करना चाहिए था 103 BT एक्ट में, 106 BT एक्ट में। अगर वो नहीं किए हैं, पुराना हो गया, टाइम बार्ड हो गया, तो आप टाइटिल सूट फाइल करके डिक्लेरेशन करा लीजिए कि खतियान एंट्री रॉन्ग है। आप वहाँ पर वकील से संपर्क कीजिए। यही हुआ, इनका प्रश्न का उत्तर हो गया। सभी लोग आज देख रहे हैं, उसी तरह का प्रश्न भेज रहे हैं। मेरा समय भी बर्बाद होता है और आप लोग का पूरा काम भी नहीं होता है। इस तरह का प्रश्न जो है आप लोग भेजना अवॉइड कीजिए और क्लियर प्रश्न भेजिए, ताकि आप लोग को सही सही जानकारी मिल सके। उसके बाद है एक प्रमोद पाठक सुपौल, कहते हैं कि दादाजी के नाम से 4142 खतियान और शेष रिटर्न है, वेस्टिंग रिटर्न नहीं है। खतियान बकास और जरपेशकीदार बकब्जे बताया गया है। कुछ लोग फर्जी तरीके से म्यूटेशन करवा लिया है। ADM सुपौल के यहाँ केस दर्ज किया है। मार्गदर्शक, तो इसका तो आपको तो जवाब दे ही चुके हैं। ठीक है, ये दोबारे फिर आ गया मेरे सामने। ठीक है, ये सब प्रश्न का तो सब प्रश्न करीब करीब हो गया, समाप्त हो गया। जो हमारे पास लिख करके जूनियर ने दिया है, व्हाट्सएप से सब उतारा है। कुछ लिखने में भी गलती हुआ होगा उसको, और कुछ आप लोग को हुआ होगा, हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम समझे हैं मोटा मोटी तौर पर, उसको हम आपके सामने रखें। अब लास्ट में प्रिंटेड मैटर है, इनका बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन पढ़ने लायक है। प्रिंटेड है तो ठीक है, आपने लिखा है प्रिंटेड। अब नाम बोल देते हैं किनका है प्रिंट। दिनेश शर्मा बोकारो, ये इनका प्रिंटेड मैटर है। दिनेश शर्मा बोकारो जी, आपका बहुत है, लेकिन क्लमजी है। ठीक है, इसी तरह से प्रिंटेड रहने से हमको कम से कम सुविधा है। हमने प्रिंट का आपका हार्ड कॉपी निकाल लिया है और उसी को हम पढ़ रहे हैं। उसमें आपने लिखा है, हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, 3-4 पन्ना में। सर, मेरे दादाजी का नाम महेश्वर ठाकुर है। ठीक, हम आपका प्रश्न पढ़ रहे हैं। बोकारो दिनेश शर्मा जी, मेरे दादाजी का नाम महेश्वर ठाकुर है। 1984 में उनकी मृत्यु हो गई।
मेरे दादाजी ने 11/3/1950 को समस्तीपुर के गरुआरा मौजा में एक तौजी 10,280 में 4 आना हिस्सा रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से खरीदा। कैडेस्टर खतियान में मेरे दादा के द्वारा खरीदी भूमि बकास दर्ज है। तो कैडेस्टर ये भी आपने विरोधाभासी दिया है। 1950 में जब खरीदा है तो कैडेस्टर खतियान तो 1950 के पहले बना था, तो उसमें बकास भूमि दर्ज था, तो इसका माने बकास भूमि खरीद किए होंगे, तो सेल डीड आपका देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि तौजी में 4 आना हिस्सा खरीदा, दोनों विरोधाभासी जी है। तौजी में अगर 4 आना हिस्सा खरीदा इसके माने जमींदारी खरीदा, और अगर बकास जमीन खरीदा उसमें लिखा हुआ होगा हकीयत मिल्कियत वो बकास, तब आपका जमीन भी होगा। अगर सिर्फ हकीयत मिल्कियत लिखा हुआ या जमींदारी लिखा हुआ होगा या प्रोप्राइटरी राइट लिखा होगा तो सिर्फ जमींदार का 4 आना हक हिस्सा मिला, जमीन पर कुछ नहीं मिला। अगर लिखा हुआ होगा मैं बकास, तब बकास भी आपका हो जाएगा। खतियान मेरे दादा के द्वारा खरीदी हुई बकास दर्ज है। इंटरमीडिएट के बाद उस जमीन के 3 सेल डीड है। अब 3 सेल डीड कहते हैं, एक 1925 का सेल डीड है, एक 1944 का है, एक 1950 का है। ठीक है, 3 सेल डीड। तो अगर जमींदार ने 1925 में बेचा, फिर जिसको 1925 में बेचा, फिर उसने 1944 में बेचा, फिर उसी जमीन को आपके दादा को 1950 में बेचा, तो ये आपका सही है। इस भूमि का वो चालान जिसे मैंने आपको भेजा है उसे 9/1/1953 तथा 10/1/54 को गवर्नमेंट को पेमेंट किया हुआ है। हाँ, आपने एक चालान भेजा था पूछने के लिए कि क्या चीज़ है, तो उसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। जमींदार लोग क्योंकि अब जमींदारी ही खरीदे, तौजी में 4 आना हिस्सा खरीदे तो जमींदार हो गया आपके दादा, तो उसका जो लैंड रेवेन्यू लगता था उसको उर्दू में बोलते थे माल। एक माल होता है, एक सेस होता है, एक लगान होता है। रैयत लोग लगान देता है और जमींदार लोग माल और सेस देता था अंग्रेज सरकार को। तो माल हुआ लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू चालान से पेमेंट होता था। तो उस भूमि का चालान जिसे मैंने आपको भेजा है उससे 9/1/53 तथा 10/1/54 को गवर्नमेंट को पेमेंट किया हुआ। ठीक है, अभी इस जमीन का NH 119D के निर्माण के लिए अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण किया गया है तो ये आपका जमीन है, आपको पैसा मिलेगा, आप क्लेम ठोक दीजिए। इस भूमि पर मेरे गांव का कोई अन्य आदमी एक रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड जिसमें कि मेरे दादा का भी सिग्नेचर है के माध्यम से टाइटल का दावा कर रहा है। तो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड कौन आदमी है, ये देखिए, वही प्रोपराइटर था क्या, वही जमींदार था, या वही बकास का खरीदार था। तो दादाजी का सिग्नेचर है तो पार्टीशन डीड वैलिड होगा। तो उसका कितना हिस्सा है अब नहीं है, डीड से पता चलेगा। DLO ने DCLR को रैयतीकरण पर रिपोर्ट देने करने के लिए भेज दिया है। वो गलत किया है, वो नहीं जानता है, तो आपका रैयती है ही है। रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये आपने नहीं लिखा। अगर बकास जमीन खरीद किया था तो बकास का लगान निर्धारण हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपने नहीं लिखा। अगर लगान निर्धारण नहीं हुआ है और बकास दर्ज है तो ठीक DCLR के यहाँ भेजा है, तो आप जाकर के DCLR के यहाँ अपना कहिए और लगान निर्धारण के लिए अपना। यहाँ लोकल में लॉयर लोगों को ऐसा केस कभी मिलता है, इसलिए मैंने आपका वीडियो देखकर केस खुद से ड्राफ्ट किया। केस खुद से ड्राफ्ट कीजिएगा तो आप अपने गड्ढा में गिरिएगा। नीम हकीम खतरे जान। अगर वकील को वहाँ जानकारी नहीं है तो जिला स्तर के वकील को जाइए, वहाँ नहीं है तो राज्य स्तर के वकील से मिलिए, तो आपका पैसा भी नहीं मिलेगा। आपका 2-3 वो पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। पहला चीज़ कि पार्टीशन डीड के बारे में कहता हूँ। पार्टीशन डीड जमींदारी का पार्टीशन डीड है कि बकास जमीन का है। तो जो जमीन खरीदे उसका खाता प्लॉट लिखा हुआ होगा, उसी खाता प्लॉट का वो है कितना बंटवारा में आपके दादा को मिला, कितना उसको मिला। और अगर दादा का सिग्नेचर सही है तो जितना उसको बट के मिला उस पर उसका टाइटल होगा, जितना आपके दादा को मिला उस पर आपके दादा को टाइटल हुआ। उस जमीन का जहाँ सवाल है, तो जितना का जमीन आपको बट के मिला उतना ही का लगान निर्धारण होगा। तो आपका अगर कब्जा है और कब्जा का प्रमाण है तो लगान निर्धारण अभी भी होगा। तो जमींदारी उन्मूलन के समय से ही पुराना बकाया देना होगा। आप लगान अभी भी दे सकते हैं, निर्धारण करवा सकते हैं।
उसके बाद प्रश्न दूसरा लिखते हैं, संकल्प पत्र 925 के 2014 के 1 से ए भूमि रहती है तो इसका रैतीकरण करने का कोई मतलब नहीं है। ये ठीक है, वो तो इंस्ट्रक्शन है, सरकार का संकल्प पत्र है, वो रेवेन्यू पदाधिकारियों के लिए एक तरह का इंस्ट्रक्शन है कि आप उसको रैती मानिए। तो उसी संकल्प पत्र के हिसाब से आप डीसीएलआर को दिखाइए कि तो रैती ही है, वो आदेश हो जाएगा तो आपको आसानी होगी। अगर भेज दिया है तो आपको कोई से परहेज नहीं करना चाहिए, भेज दिया तो आपके हक में ही है। वो संकल्प पत्र उसको दिखाइए और डीसीएलआर से आदेश अपने पक्ष में ले लीजिए, तो आपको फिर पेमेंट मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, 9/1/1953 तथा 10/1/54 को तौजी मैनुअल चालान से बिहार गवर्नमेंट को मालगुजारी तो दिया ही गया है, तो रेंट का मामला नहीं बनता है। ये फिर आप अपना ज्ञान बखार रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। वो तो बताया लैंड रेवेन्यू अलग चीज़ होता है, वो जमींदार देता है। अब बकास ज़मीन जब आपका हो गया, बकास जैसे वेस्टिंग हो गया, बकास ज़मीन आप खरीदे तो बकास ज़मीन के आप रैयत हो गए, आप जमींदार नहीं रहे। आपका अगर जोत आबाद में था तो आप रैयत हो गए, तो रैयत को ड्यूटी है कि सरकार को लगान दे, और सरकार जमींदार हो गया। वो लैंड रेवेन्यू तो ख़त्म हो गया, अब लैंड रेवेन्यू नहीं लगता है वेस्टिंग बाद। जब तक ज़मीन का वेस्टिंग, जमींदारी का वेस्टिंग नहीं हुआ था तभी तक लैंड रेवेन्यू लगता। वेस्टिंग बाद खत्म हो गया, जमींदार खत्म हो गया तो लैंड रेवेन्यू खत्म हो गया। अब सिर्फ लगान लगने लगा, रेंट लगने लगा। तो इसलिए ये आपका कहना कि रेंट का मामला नहीं बनता है, बल्कि पहले तो रजिस्टर 2 में देखना चाहिए कि एंट्री है कि नहीं। रजिस्टर 2 में ऐसे एंट्री होगा, आपको तो बताएं, अगर लगान निर्धारण नहीं हुआ रजिस्टर 2 में एंट्री करने का क्या तरीका है। रजिस्टर 2 में एंट्री तभी होता है जब जमींदार को रैयत लगान देता है, और जमींदार के यहाँ उसका जो लग्गित होता है उसी को रजिस्टर 2 यहाँ कहा जाता है। लग्गित में रैयत का नाम दर्ज है, यानी कि लगान चुकता करने का उसके पास साक्ष्य है। तो जमींदार जब वेस्टिंग रिटर्न देता था तो रैयत का नाम लगान के साथ लिखता था। उसी के आधार पर, वेस्टिंग रिटर्न के आधार पर जब अंचल कार्यालय खुला तो रेवेन्यू पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ जो भी शुरू में पोस्टिंग हुआ था, उन लोग को ये अधिकार दिया गया, कर्मचारी, इंस्पेक्टर वगैरह को, कि आप जमींदार के द्वारा दाखिल किए गए वेस्टिंग रिटर्न के अनुसार रैयत के कब्जा को देखकर आधार मानकर उस रैयत के नाम से जमाबंदी ओपन करें, यानी कि रजिस्टर 2 ओपन करने का पहली बार 55-56 में इसी आधार पर ओपन हुआ। लेकिन जिस जमीन का लगान नहीं लगता था, जैसे बकास था, जमींदार खुद जमीन जोत रहा है, तो जमींदार किसको जमीन का लगान देगा? जमींदार तो सिर्फ लैंड रेवेन्यू दे रहा है, तो पूरे जमींदारी का वो दे रहा है। जमींदारी में जो उसको कुछ कमीशन नहीं मिलता था, जमींदार को जितना रैयत से आता था मालगुजारी, उसका सर्टेन % उसको मिलता था, बाकी अंग्रेज को जाता था। तो जो उसका निर्धारित था, हर जगह का अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट था, उसको मिलता था। तो वो जमीन जब रैयती हो गया तो रैयती जमीन का मालगुजारी तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन रैयती जमीन का मालगुजारी कैसे देगा? जब तक मालगुजारी निर्धारित नहीं हुआ, यानी कि लगान निर्धारित नहीं हुआ, इसीलिए उसको रेंट फिक्सेशन का केस करना पड़ता है। उसके लिए बिहार लैंड रिफॉर्म्स के सेक्शन 5, 6, 7, 7A, 7B और उसी हिसाब से बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल्स में बना हुआ है, रूल 6, 7, 8, 9, ये सब रूल है। और उसी रूल में फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के, फॉर्म L और फॉर्म M। फॉर्म के में एप्लीकेशन पड़ता है लगान निर्धारण का, फॉर्म L में नोटिस जाता है आम जनता को कि किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति करे, और जब आपत्ति का निराकरण हो गया, सारा जांच हो गया, तो आदेश जब हो जाता है तब फॉर्म M में रेंट रोल बनता है, उसको रेंट शेड्यूल भी बोलते हैं, वो फॉर्म M बना हुआ है। तब जा कर के वो रेंट रोल के अनुसार वो फिर रजिस्टर 2 बनता है, तब रजिस्टर 2 में नाम आवेगा। और तब अगर उसमें से फिर बिक्री होगा तो दूसरा व्यक्ति का दाखिल खारिज होगा, म्यूटेशन होगा। ये हो गया वही बकास लैंड से संबंधित। बकास पर भी मेरा 7-8 लेक्चर है। एक डीसीएलआर बराबर पूछते थे हमसे बहुत सा प्रश्न, तो डीसीएलआर का लिखित 13 प्रश्न था, उसी के संबंध में हमने बकास पर करीब 13-14 लेक्चर दिया है। आप वो सब लेक्चर को सुनिए। आप तो अपने बहुत दिमाग लगाए हैं, पढ़ने का कोशिश किए हैं,
ठीक है, आप क्या करते हैं, आप वकील हैं कि नहीं हम नहीं जाने, लेकिन ये सब प्रश्न वकील लोग ही कर सकते हैं। आप अगर वकालत में नहीं हैं तो ये आपका जो प्रयास है आपको धोखा भी दे सकता है। पूरी जानकारी नहीं रहने पर अगर अपने इसी लिटिल नॉलेज के आधार पर अगर कोई काम कीजिएगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, कहावत है। आपको हमेशा जानकारी है तो अच्छी बात है, आप ही समझ लीजिएगा जो वकील से आप मिल रहे हैं वो वकील साहब आपका निराकरण करेंगे कि नहीं, वो सही जानकारी है, ये आप समझ सकते हैं। इतनी समझदारी आप में हो गई है तो आप ही समझ करके अपना काम करें और ऐसा फैसला करें आगे क्या करना है करें। तो ये जो आपका कहना है प्रश्न नंबर 2 जो है कि रजिस्टर 2 में देखना चाहिए कि एंट्री है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैनुअल चालान के आधार पर रेंट करते हुए म्यूटेशन करने का आदेश देना चाहिए। मैनुअल चालान के आधार पर म्यूटेशन नहीं होगा, कहाँ से सीख लिए आप? वो मैनुअल चालान दूसरा चीज़ है, खत्म हो गया, उसका अब कोई वैल्यू नहीं है। म्यूटेशन का तो जब जिसका रजिस्टर 2 में नाम रहेगा उसका नाम हटेगा। तो आप मेरा सभी लेक्चर सुनिए तब आपको पूरा ज्ञान वर्धन होगा। बकास्त पर 13 लेक्चर करीब होगा, बीटी एक्ट पर करीब 15-20 लेक्चर होगा, उसमें 103 बीटी एक्ट का 106 बीटी एक्ट वगैरह वो सुनिए। म्यूटेशन पर 2-3 लेक्चर है, वो सब लेक्चर आप सुनिए, प्ले लिस्ट में जाइए खोजिए और सब लेक्चर सुनिए तो आपका जितना कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। आने तो सब किताब पढ़िए, म्यूटेशन एक्ट पढ़िए और आपका बीटी एक्ट पढ़िए, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स रूल्स पढ़िए अगर पढ़ के समझ सकते हैं तो। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं या आप एसोसिएटेड हैं, विद्यार्थी नहीं भी हैं, कानून में रुचि रखते हैं, आपको इतना समर्थ है पढ़ने और समझने का, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एकदम प्रश्न बेकार है। रजिस्टर 2 में देखना चाहिए कि एंट्री है या नहीं। अब देखिए है कि नहीं है। रजिस्टर 2 में एंट्री कैसे होगा? अगर बकास रेंट का रेंट फिक्स नहीं हुआ तो रजिस्टर 2 में एंट्री नहीं होगा। अगर नहीं है तो मैनुअल चालान के आधार पर म्यूटेशन करने का आदेश देना चाहिए। कौन दे, किसको आप राय दे रहे हैं? हमको राय दे रहे हैं कि सीईओ को राय दे रहे हैं? ऐसे प्रश्न किया जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये कहना सही है, आपका कहना बिल्कुल गलत है, मिसकंसेप्ट, कंफ्यूजिंग। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में जमीन का अधिग्रहण भारत सरकार ने कर लिया है तो अब जमीन पर कब्जा का निर्धारण गवाही पेपर होना चाहिए। ठीक है, कब्जा का निर्धारण नहीं होता है। जब आपका जमीन हो गया तो सबसे पहले आपका टाइटल है कि नहीं। एक आप कहते हैं कि एक दूसरा आदमी भी तैयार हो गया है पार्टीशन डीड के, तो आपका जमीन है, आपका टाइटल है, आपका कब्जा है तो आपको पैसा मिलेगा। तो आजकल तो लैंड एक्विजिशन का जो रेफरेंस होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, वो लैंड एक्विजिशन जज के पास जाता है। अब हर कमिश्नरी में प्राधिकार बनते हैं, उसको लारा बोलते हैं, लारा में होता है, वहाँ चला जाएगा, वहाँ जाके आप डॉक्यूमेंट भी दीजिएगा, ओरल गवाही जो भी देना है सब दीजिएगा, वहाँ अपना टाइटल अपोजिशन का दीजिएगा। अगर कम मुआवजा मिला है तो उसके बारे में, रेट के बारे में दीजिएगा, ये सब अधिकार आपको है, वहाँ जाके लड़िए। फिर चौथा प्रश्न है, इंडियन पार्टीशन एक्ट 1893 में लिखा है कि रेवेन्यू पेइंग स्टेट केस में पार्टीशन कलेक्टर करेगा और कलेक्टर को ही पावर है ये डिसाइड करना कि कौन सी जमीन पार्टीबल है या नहीं। और प्रॉपर्टी नॉट पेइंग रेवेन्यू केस में कोर्ट को पावर। ये भी आपका ज्ञान अधकचरा और अधूरा है। ये बात सही है कि जब जमींदार का जमींदारी का बंटवारा होता था तो कलेक्टर करता था, वो कलेक्टेरिएट पार्टीशन उसको बोलते थे। तो बंटवारा का करने का सिविल कोर्ट को शुरू से अधिकार रहा है। जैसे जमीन का मुकदमा आज बंटवारा का होता है, भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में बंटवारा का मुकदमा होता है, वैसे पहले भी जमींदारों के बीच में, जमींदार को है, उसके परिवार के 4 व्यक्ति हैं, तो जमींदारी का बंटवारा और जो अलग संपत्ति है सबका बंटवारा किया। तो उसका बंटवारा के लिए सीपीसी का सेक्शन 54 पढ़िए, उसी में लिखा हुआ है कि कोर्ट बंटवारा का डिक्री देगा। अब बंटवारा का डिक्री देने के बाद वो चला जाएगा कलेक्टर के पास, डिग्री देगा, प्रीलिमिनरी डिग्री। और फाइनल डिग्री कलेक्टर करता है सेक्शन, यानी कि तख्ताबंदी लगाना, बंटवारा करना और लैंड रेवेन्यू कितना लगेगा उसका बंटवारा करना, लगान कितना लगेगा, सारा बंटवारा करने का उसका अधिकार है कलेक्टर को। कलेक्टर खुद करता था या उसके अधीनस्थ कर्मचारी करते थे। आज भी वो कानून है, लेकिन आज लोग कम भेज रहे हैं। आज कलेक्टर के जगह पर, चूँकि अभी जमींदारी नहीं है, फिर भी लगान लगता है तो लगान में भी कलेक्टर के हाथ जाना चाहिए। लेकिन अब एडवोकेट कमिश्नर बहाल हो जाते हैं, ऑर्डर 26 रूल 23 के हिसाब से, वो अपना 13 ऑर्डर
26 रूल 13 और 14 के हिसाब से कमिश्नर बंटवारा करते हैं। तो वो कलेक्टर को पावर था बंटवारा करने का, लेकिन कोर्ट को भी पावर था। तो कलेक्टर के यहाँ भी लोग डायरेक्ट अप्रोच करते थे कि बंटवारा कर दिया जाए, तो कलेक्टर बंटवारा कर देता था, या कोर्ट से प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद गया तो बंटवारा कर सकते थे। लेकिन अगर कोई बंटवारा का आपसी सहमति से रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड कर लेता था, तो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड का रिकॉग्निशन जब तक नहीं होता था जब तक कि कलेक्टर उसको अप्रूव नहीं करता था। तो कलेक्टर के पास वो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड दिया जाता था और कलेक्टर फिर उसको रेवेन्यू का बंटवारा करता। कलेक्टर के यहाँ जो पार्टीशन डीड बनता था तो उस डीड में तो इतना ही लिखता था इस व्यक्ति को कई आना मिला, इस व्यक्ति को कई आना मिला जमींदारी में, और जमीन में कितना एकड़ कितना एकड़, इसको डीड में तो यही लिखा रहता था। तो उस आना का, जमींदारी का जो लैंड रेवेन्यू लगता था उसका निर्धारण, वो कितना 4 आना मिला तो उसमें उसको कितना लगेगा, ये फाइनली कलेक्टर उसको करता था। तो वो डीड फाइनली वहीं से अप्रूव होता था, कलेक्टर के हाथ से ही होता था पार्टीशन डीड। आप जानते ही हैं कि कलेक्टर जो होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार होता है और उसके नीचे सब रजिस्ट्रार होता है। तो जनरली रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री होता है सब डिवीजन लेवल पर, तो सब रजिस्ट्रार क्या होता है, और जिला में डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार बैठता है उसके यहाँ होता है। जब मामला फंसता है या कोई उससे आगे कार्रवाई करना रहता है तब लोग कलेक्टर के पास जाते हैं। तो कलेक्टर को ही पावर है रजिस्ट्री करने का। जब बिलजबरिया का केस होता है रजिस्ट्री का, सेक्शन 36 में होता है या सेक्शन 73 में होता है या सेक्शन 77 में होता है, तो उस सब मैटर तो कलेक्टर के पास जाता है, कलेक्टर के आदेश से ही रजिस्टर होता है। तो कलेक्टर भी तो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का कलेक्टर इज ए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रजिस्ट्रार है, तो उसको रजिस्टर करने का पावर है। तो वो पार्टीशन डीड बना के कलेक्टर के यहाँ जाता था, कलेक्टर रजिस्टर कर देता, कलेक्टर के आदेश से रजिस्टर हो जाता था, उसको आदेश दे देता था, रजिस्टर्ड हो जाता था। वहाँ से फिर चला कलेक्टर के ऑफिस से रजिस्ट्री ऑफिस में आता था, वहाँ इंडेक्स बन जाता था। तो आपने लिखा है इंडियन पार्टीशन एक्ट 1893 में लिखा है कि रेवेन्यू पेइंग स्टेट केस में पार्टीशन कलेक्टर करेगा और कलेक्टर को ही पावर है ये डिसाइड करने का कि कौन सी जमीन पार्टेबल है या नहीं, और प्रॉपर्टी नॉट पेइंग रेवेन्यू केस में कोर्ट को पावर है। ये भी आपका कहना अधूरा है और कहीं सही नहीं है। कौन सा जमीन पार्टेबल है इनकी नहीं, पार्टेबल नहीं है, पार्टेबल स्टेट है कि नहीं है, ये डिसाइड करने का पावर सिविल कोर्ट को है। लैंड रेवेन्यू पेमेंट में भी कोर्ट ही को पावर है। प्रिलिमिनरी डिग्री तो कोर्टे देता है, अंत में फाइनल डिग्री बनाने के लिए कलेक्टर के यहाँ भेजा जाता है सेक्शन 54 में। तो कलेक्टर को भी भेज सकता है, आज नहीं भी भेज सकता है। तो आगे कहते हैं, तो सर क्या ये कहना सही है कि किसी पार्टीशन डीड के रजिस्टर हो जाने से मात्र ही वो वैलिड और लीगली टेनेबल नहीं हो जाता, बल्कि लीगल प्रोसीजर पार्टीशन डीड आज के तारीख में अगर रजिस्टर्ड हो गया तो गुड एंड वैलिड है। उसको चैलेंज करने का जो जनरल ग्राउंड है सिविल कोर्ट में ही चैलेंज किया था। तो उस समय भी पार्टीशन डीड अगर जमींदारी का बंटवारा किया गया है और कलेक्टर के द्वारा बंटवारा किया गया, यानी कि रजिस्ट्रार के यहाँ से हुआ है, रजिस्ट्रार के आदेश से रजिस्टर हुआ, इसे हम लोग सब रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के आदेश से रजिस्टर करवा देते हैं पार्टीशन डीड। लेकिन अगर जमींदारी है तो कलेक्टर जो रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के आदेश के बाद वो रजिस्टर हुआ है तो वो गुड एंड वैलिड है, फिर उसको कहीं जाने का जरूरत नहीं। मेरे केस में पार्टीशन डीड तो रजिस्टर है, परंतु पार्टीशन से रिलेटेड ना ही कलेक्टर का कोई ऑर्डर है ना ही कोर्ट का ऑर्डर है, तो उस पार्टीशन डीड को नल एंड वॉइड समझना चाहिए। नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका पार्टीशन डीड देखिए, पार्टीशन डीड कहाँ रजिस्टर हुआ है और उसमें जमींदारी के बारे में लिखा हुआ है कि बकास्त के बारे में लिखा हुआ है, तो वो भी वैलिड है। इनवैलिड ऐसा नहीं है। ऐसा पार्टीशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो कलेक्टर नहीं करेगा, और आज के तारीख में इसका तो कोई रेलिवेंसी नहीं है। 5वां प्रश्न है कि तौजी मैनुअल से रिलेटेड नियम का उल्लेख किस कानून या एक्ट में किया जाए। ये कहाँ से आप तौजी मैनुअल लाए हैं वर्ड? तौजी मैनुअल करके कोई मैनुअल ही नहीं होता है। मैनुअल उसको कहते हैं जिसमें कि एक्ट और रूल्स लिखा रहता है, उसको मैनुअल कहते हैं, ऐसा कोई मैनुअल नहीं।
सर लोकल लॉयर को इस तरह के केस की जानकारी नहीं है, इसलिए आपसे इतना प्रश्न पूछना पड़ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आप अगर क्या करते हैं आप पूरा पूरा खुलिया नहीं बताए हैं, इसलिए हम नहीं उतना कह सकते। अगर इतना आप जानते हैं तो बहुत जानते हैं, काम आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार आप अपने आप में समेट करके उसको पचा नहीं सकते हैं जब तक कि आपको उतना कैपेसिटी नहीं हो। वो उसी को हो सकता है जिसको कानून का विद्यार्थी रहा हो या वकालत कर रहा हो। जब आप कहते हैं कि स्थानीय वकील को जानकारी नहीं है तो आपको उनसे ज़्यादा जानकारी कैसे हो गई? या तो आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं या वकालत कर रहे हैं या किए हुए हैं या किसी प्रकार का कानून के क्षेत्र से आपका संबंध रहा है और अंग्रेजी के जानकार हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ के समझते हैं, तभी इतना भी आपको जानकारी हुआ। इतना जानकारी साधारण आदमी को जो वकील नहीं है उसको नहीं हो सकता। तो हमने करीब करीब आपका सही कलमजी प्रश्न था और प्रश्न कम था, ज़्यादा एक तरह से समझिए कि एक बहस का ये मुद्दा था। आप फिर भी हमने इतना समय दिया। आइंदे से हम यदि आगाह करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा बार बार कहते हैं कि आप सरल भाषा में अपनी समस्या का प्रश्न का भेजें कि उसका समाधान कैसे होगा, क्या होगा। ज्ञानवर्धन के लिए और पढ़ाई के लिए तो अलग से आपको अटेंड करना पड़ेगा, क्लास अटेंड करना पड़ेगा। हम कोई क्लास लेते नहीं हैं, हम कोई ट्यूशन करते नहीं हैं, हम कोचिंग करते नहीं हैं। हम तो वकील हैं और हमारा पेशा है वकील का कागज़ देखना, कागज़ लिखना, कागज़ बनाना, कोर्ट में बहस करना। वो भी हाई कोर्ट में सिर्फ काम करते हैं। लोअर कोर्ट में किसी खास मामले में, कोई बड़ा मामला में अगर क्लाइंट सक्षम है, मेरा फीस देने लायक है, तो कभी कभी लोअर कोर्ट में भी जाते हैं। और लोअर कोर्ट का भी कोई ड्राफ्ट करना हो तो ड्राफ्ट करने के लिए लोग आते हैं मेरे पास, राय लेने के लिए आते हैं, अक्सर आते हैं। तो वो सब टेढ़ा मैटर, बड़ा मैटर में भी काम करते हैं, इसलिए हमारे पास समय का अभाव रहता है। इतना ही हम सेवा भाव से, बहुत लोगों ने अनुरोध किया था, वकीलों ने, जुडिशियल अफसरों ने, और उन लोगों ने ही चैनल स्टार्ट किया कि सर आपका जो लेक्चर है एकेडमी में, जुडिशियल एकेडमी में जो जज को पढ़ाते हैं, वो लेक्चर आपका रहेगा सदा सर्वदा के लिए, सब लोग सीखेंगे और आगे भी आपको मौका मिले तो लेक्चर देते रहेगा। इसलिए हम आप सबों लोगों का रिक्वेस्ट को देखते हुए हम इतना समय दे रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से लोग ले रहे हैं और हमसे जुट रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। लेकिन परेशानी 2-3 प्रकार से हो रही है, जो हम बराबर बोल रहे हैं कि लोग ऐसा फ़ोटो भेज देते हैं जो पढ़ने लायक नहीं। अब 25 पन्ना, 10 पन्ना, 2 पन्ना, 4 पन्ना बड़ा बड़ा है, तो पढ़ना मोबाइल पर, छोटे मोबाइल में मेरे लिए दिक्कत है। उसको हम प्रिंट भी निकलवाते हैं तो प्रिंट निकालने पर इतना फेंट रहता है कि पढ़ा नहीं जाता। तो इसलिए अभी जो प्रश्न पढ़े, चूँकि टाइप किया हुआ था और बहुत क्लियर टाइप था, इसलिए इसका प्रिंट निकल गया। हमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसा लिखा हुआ वैसा ही हूबहू पढ़ लिए। तो इस तरह का आपका तो प्रिंट ठीक है, बहुत बढ़िया था, लेकिन क्लमजी चीज़ था और ये मैटर सीधा सीधी प्रश्न नहीं था। आपको अपना प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रश्न करना चाहिए था। आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।